हेलो दोस्तों, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब द मेंटल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का और उसे इंटरप्रेट करने के मेंटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम परसेप्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परसेप्शन। हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि जो परसेप्शन है वो सेंसेशन प्लस मीनिंग होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोग्निटिव डिजनेस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक असंति सिद्धांत यानी कोग्निटिव डिजनेस थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो इस थ्योरी को लियोन फेस्टिंगर ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लियोन फेस्टिंगर। अब यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो कोग्निटिव डिजनेस है ये तब होता है जब किसी पर्सन का बिहेवियर उसके बिलीव्स के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। मतलब कि यदि कोई पर्सन दो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ को होल्ड करके रखता है तो उस समय के दौरान वो कोग्निटिव डिजनेस की स्टेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसे पता है कि जो स्मोकिंग है वो अनहेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो एक्शन है, उसका जो बिहेवियर है वो उसकी बिलीफ के साथ मैच नहीं करता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इस समय के दौरान जो पर्सन है वो कोग्निटिव डिजनेस की स्टेट में है। इसी के साथ यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो अल्बर्ट बंडूरा है इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है और जो सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट है ये भी इनके द्वारा डेवलप किया गया है। और जो कार्ल रॉजर हैं इन्होंने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी डेवलप की है। और जो सिगमंड फ्रॉइड है हम जानते हैं कि इन्होंने साइकोएनालिसिस को डेवलप किया है। Next question is, which of the following is a common symptom of an anxiety disorder? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एंजाइटी डिसऑर्डर का एक कॉमन सिम्टम है। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है आपका एक्सेसिव वरी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। Next question is, which approach in psychology focuses on mental processes such as memory and problem solving? तो आपको बताना है कि वो साइकोलॉजी का कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सी अप्रोच है जो कि मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी मेंटल प्रोसेसेस पर केंद्रित है, उस पर अपना फोकस रखती है। तो हम जानते हैं कि जो मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मेंटल प्रोसेसेस हैं वो आपके कोग्निटिव अप्रोच में आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोग्निटिव। Next question is, which type of memory is responsible for holding information temporarily? तो आपको बताना है कि वो मेमोरी का कौन सा टाइप है जो कि इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कि टेम्परेरी तौर पर अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो हम जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी तौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया? तो आपको बताना है कि जो सीजोफ्रेनिया है उसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है वो है हेलुसिनेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेलुसिनेशंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? तो आपको बताना है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसका प्राइमरी गोल क्या है। तो हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसका प्राइमरी गोल है कि लाइफ स्पैन के दौरान एक इंडिविजुअल में जो भी चेंजेस आते हैं उनको समझना, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? तो आपको बताना है कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसका फोकस क्या है। तो यदि हम बात करें कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किन चीज़ों पर फोकस करती है तो ये ह्यूमन पोटेंशियल और उसकी फुलफिलमेंट पर फोकस करती है। इसी के साथ ये पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड चेंजेस पर फोकस करती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ रिस्पॉन्स? तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसके थ्रू एक स्टिमुलस को एक रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो हम ऑलरेडी बात करते हैं कि जब भी हम किसी स्टिमुलस को किसी रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो उस चीज को हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंडीशनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉइड्स थ्योरी विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉरल स्टैंडर्ड्स। आपको बताना है कि फ्रॉइड की थ्योरी के अनुसार वो पर्सनैलिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो कि मॉरल स्टैंडर्ड्स यानी नैतिक मानकों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सभी जानते हैं कि इनकी थ्योरी के अनुसार जो पर्सनैलिटी का कंपोनेंट मोरालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका सुपर ईगो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो ईगो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो मेक श्योर कि आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो आपको बताना है कि जो सेरेब्रम है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो जो सेरेब्रम है ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में, इमोशंस को रेगुलेट करने में और सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो सेरेब्रम है ये सभी इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेरेब्रम के क्या क्या फंक्शंस हैं। Next question is which type of motivation is driven by internal factors such as interest and satisfaction। तो आपको बताना है कि वो कौन सी मोटिवेशन है जो कि इंटरनल फैक्टर जैसे कि इंटरेस्ट और सेटिस्फैक्शन हो गया उनसे प्रेरित होती है। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की तो हम जानते हैं कि जो मोटिवेशन है ये दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो आपके इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारकों से प्रेरित होते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरी ओर यदि हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो इस तरह की मोटिवेशन ये बाह्य कारकों से प्रेरित होती है, जैसे कि कोई रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, मतलब कि जब भी हम किसी रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं तो वो आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। Next question is which type of reinforcement schedule provide reward after every desired response। तो आपको बताना है कि वो कौन सा reinforcement schedule है जो कि हर एक desired response के बाद रिवॉर्ड देता है, पुरस्कार प्रदान करता है। तो जब भी हम हर एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स के बाद पर्सन को, इंडिविजुअल को रिइंफोर्समेंट देते हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है यहाँ पर हमने एक रेशो फिक्स कर दी होगी। फॉर एग्जांपल यदि हमने रेशो फिक्स की है कि यदि कोई बच्चा 5 क्वेश्चन सही करता है तो उसके बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जब भी बच्चा 5 क्वेश्चन सही करेगा तो उसको रिइंफोर्समेंट दी जाएगी। इसको हम फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल कहते हैं। अब यदि हम वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो रेशो है ये वेरी करती रहेगी। तो कभी यहाँ पर बच्चे को 2 क्वेश्चन सही करने पर और कभी 5 क्वेश्चन सही करने पर और कभी कभार 7 क्वेश्चन सही करने पर भी रिइंफोर्समेंट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशो है वो वेरी करती रहेगी। इसी के साथ यदि हम फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरवल है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फिक्स किया है कि बच्चे को हर 10 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, तो यहाँ पर हर एक 10 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which stage of cognitive development according to Piaget occurs from 7 to 11 years। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है। तो हम जानते हैं कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 7 से 11 साल का होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है यह आपके बर्थ से 2 ईयर तक रहती है और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 2 से 7 साल का होता है और कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 7 से 11 साल का होता है और इसके बाद आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है। Next question is which theorist emphasized the role of social interaction in language development। तो आपको बताना है कि वो कौन से थ्योरिस्ट है, सिद्धांतकार हैं जिन्होंने भाषा के विकास में सोशल इंटरेक्शन पर काफी ज्यादा जोर दिया है।
तो हम जानते हैं कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं, इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन की भूमिका पर काफी जोर दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोट्स्की। इसी के साथ यहाँ पर हम नॉम चॉम्स्की की बात भी कर लेते हैं। जो नॉम चॉम्स्की है, इन्होंने भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने बात की है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो नॉम चॉम्स्की है, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी की है। Next question is, what is the term for reducing dissonance by changing attitude? तो आपको बताना है कि एटीट्यूड को चेंज करके डिजोनेंस को कम करने को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रैशनलाइजेशन। आपको याद होगा कि जो रैशनलाइजेशन है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक्सक्यूजेस देते हैं, खुद को जस्टिफाई करते हैं जब वो अपनी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को, थॉट्स को, फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई इंडिविजुअल खुद को सेटिस्फाई करने के लिए रीजन देता है, एक्सक्यूज देता है, तो उस चीज को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। यदि हम इसके पर्पस की बात करें, तो जो रैशनलाइजेशन है, इसका पर्पस होता है कि जो कोग्निटिव डिसोनेंस है उसको कम करना, जो गिल्ट है, एंजाइटी है, जो कि उस बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई है, उसको रिड्यूस करना, कम करना। Next question is, the period of heightened emotionality, elation and depression, formulation of moods and sentiments is known as। तो पूछा गया है कि जब भी बढ़ी हुई भावुकता, उत्साह और अवसाद, मनोदशाओं और भावनाओं के निर्माण की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इस चीज को हम अडोलसेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। तो आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका अर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। तो आपको बताना है कि जब भी हम क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे क्या होता है। तो इससे जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्लैरिफाई होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो आपको बताना है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।